नमस्ते। आज हम एक बड़े ही मजेदार सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। हम सब अपने माता पिता की तरह दिखते तो हैं, पर हूबहू उनकी कॉपी क्यों नहीं होते? है ना सोचने वाली बात? तो चलिए आज मिलकर इस राज से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, कभी अपनी और अपने मम्मी पापा की फोटो को एक साथ रखकर ध्यान से देखा है? आप देखेंगे कि हाँ, काफी कुछ मिलता जुलता है। आंखें, शायद नाक, पर फिर भी आप हूबहू उनकी कॉपी तो नहीं है ना, है ना? बस यही जो छोटा सा फर्क है ना, आज हमारी पूरी कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमने वाली है। तो ये जो हमारे और हमारे पेरेंट्स के बीच में छोटे छोटे से अंतर होते हैं, साइंस की भाषा में इसे एक खास नाम दिया गया है। इसे कहते हैं विभिन्नता या अंग्रेजी में वेरिएशन। तो चलिए थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि आखिर ये है क्या चीज। देखिए, विभिन्नता का मतलब बहुत ही सिंपल है। अपनी क्लास के बारे में सोचिए। क्लास में सभी स्टूडेंट्स इंसान हैं, है ना? पर क्या सब बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं? नहीं, किसी की हाइट अलग है, किसी की आंखों का रंग अलग है, किसी के बाल अलग हैं। बस एक ही तरह के जीवों में, जैसे हम सब इंसानों में जो ये अलग-अलग फर्क देखने को मिलते हैं ना, इन्हीं को विभिन्नता कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि ये विभिन्नता आती कहाँ से है? इसे ऐसे समझिए, हमारे माता-पिता से हमें उनके गुण मिलते हैं, ठीक है? लेकिन जब ये गुण हमें मिलते हैं तो उनमें कुछ छोटे-मोटे नए बदलाव भी आ जाते हैं। फिर जब अगली पीढ़ी आती है तो उन्हें हमारे गुण और साथ में वो नए वाले बदलाव दोनों मिलते हैं। बस ये सिलसिला चलता रहता है। हर पीढ़ी में थोड़े-थोड़े नए बदलाव जुड़ते जाते हैं और देखते ही देखते ये अंतर बढ़ते जाते हैं। ओके, ये तो समझ आ गया कि बदलाव होते हैं, पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, मतलब मम्मी पापा से बच्चों तक जाते कैसे हैं? इस बड़ी पहेली को सुलझाने के लिए एक साइंटिस्ट आए, जो किसी जासूस से कम नहीं थे। उनका नाम था ग्रेगर मेंडल। आइए, उनकी इस जासूसी की कहानी को जानते हैं। तो ये है वो महान वैज्ञानिक ग्रेगर मेंडल। इन्हें आनुवंशिकी का जनक यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले मटर के पौधों पर एक्सपेरिमेंट्स करके ये पता लगाया था कि हमारे गुण, जैसे हमारी हाइट या हमारी आंखों का रंग, अगली पीढ़ी तक आखिर पहुंचते कैसे हैं। पर मेंडल ने मटर के पौधे ही क्यों चुने, कोई और पौधा क्यों नहीं? इसकी एक बहुत ही खास वजह थी। देखिए, मटर के पौधों में कुछ गुण बिल्कुल साफ साफ दिखते थे, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं। जैसे या तो पौधा लंबा होगा या फिर बौना, बीज की हाइट वाला कोई चक्कर ही नहीं। या तो बीज एकदम गोल होगा या फिर झुर्रीदार। इन्हीं साफ साफ दिखने वाले अंतरों की वजह से मेंडल के लिए अपने एक्सपेरिमेंट्स को समझना बहुत आसान हो गया। तो चलिए अब मेंडल का वो फेमस एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने ऐसा लंबा पौधा लिया जिससे हमेशा लंबे पौधे ही पैदा होते थे, और दूसरी तरफ एक ऐसा बौना पौधा लिया जिससे हमेशा बौने पौधे ही पैदा होते थे। मतलब दोनों अपने अपने गुणों में एकदम प्योर थे। और फिर उन्होंने इन दोनों की क्रॉसिंग करा दी, यानी दोनों को मिला दिया। अब सोचिए क्या हुआ होगा। क्या कुछ पौधे लंबे और कुछ बौने हुए होंगे? नहीं, जो नतीजा आया वो बहुत ही चौंकाने वाला था। पहली पीढ़ी में जितने भी नए पौधे उगे वो सब के सब लंबे थे। एक भी पौधा बौना नहीं था। कमाल है ना? तो अब मेंडल के दिमाग में एक बड़ा सवाल आया। भाई, बौने पौधे का गुण आखिर गया कहाँ? क्या वो खत्म हो गया, गायब हो गया? बस यहीं से उनकी असली जासूसी शुरू हुई और कहानी और भी मजेदार हो गई। तो मेंडल ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अब क्या किया? जो पहली पीढ़ी के सारे लंबे पौधे थे ना, उनकी आपस में क्रॉसिंग करा दी। और इस बार जो नतीजा आया वो तो पहले से भी ज्यादा हैरान करने वाला था। इस दूसरी पीढ़ी में 3 पौधे तो लंबे हुए, पर एक बौना पौधा भी पैदा हो गया। वो वापस आ गया। इसका मतलब बौनेपन का गुण गायब नहीं हुआ था, वो बस कहीं छिपा हुआ था। इस कमाल के एक्सपेरिमेंट से मेंडल को एक बहुत जरूरी बात पता चली। उन्होंने कहा कि जो गुण पहली पीढ़ी में दिखाई देता है, जैसे कि लंबा होना, वो प्रभावी है। प्रभावी मतलब डोमिनेंट, वो बॉस की तरह है। जब वो मौजूद होता है तो दूसरे की चलने नहीं देता, अपना ही असर दिखाता है। जैसे यहाँ लंबेपन के गुण ने बौनेपन के गुण को दबा दिया, छिपा दिया। और वो गुण जो पहली पीढ़ी में बेचारा छिप गया था, जैसे कि बौनापन, उसे मेंडल ने नाम दिया अप्रभावी लक्षण, यानी रिसेसिव। ये बेचारा थोड़ा शर्मीला है,
ये होता तो है, पर प्रभावी यानी डोमिनेंट वाले गुण के सामने अपना असर नहीं दिखा पाता। ये तभी दिखेगा जब प्रभावी वाला मौजूद ना हो। चलो अब एक छोटा सा मजेदार काम करते हैं। सब लोग अपने कान के सबसे निचले मुलायम हिस्से को हाथ लगाओ। इसे ईयर लोब कहते हैं। अब देखो, क्या ये हिस्सा चेहरे से अलग लटका हुआ है या फिर सीधे चेहरे से जुड़ा हुआ है। पता है, ये भी बिल्कुल मेंडल के मटर के पौधों की तरह ही एक गुण है। और ज्यादातर लोगों में जो ये लटका हुआ यानी फ्री ईयर लोब है ना, ये एक प्रभावी यानी डोमिनेंट गुण होता है। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाते हैं और उनमें बदलाव भी आते हैं। पर कभी सोचा है कि जब ये छोटे छोटे बदलाव हजारों लाखों सालों तक जमा होते रहते हैं तो क्या होता है? इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। इसे समझने के लिए चलिए कुछ छोटे छोटे कीड़ों, जिन्हें भृंग या बीटल्स कहते हैं, उनकी एक कहानी सुनते हैं। चलिए पहले सिचुएशन देखते हैं। मान लीजिए हरी हरी झाड़ियों पर बहुत सारे लाल रंग के बीटल्स रहते हैं। अब कौओं के लिए तो मजा ही मजा है। उन्हें लाल बीटल्स हरी पत्तियों पर दूर से ही दिख जाते हैं और वो उन्हें खा जाते हैं। फिर एक दिन अचानक एक बदलाव की वजह से एक हरे रंग का बीटल पैदा होता है। अब क्या होगा? अरे वाह, कौओं को तो वो हरे पत्तों के बीच में दिखेगा ही नहीं, तो वो बच जाएगा। जब वो बचेगा तो उसके बच्चे भी ज्यादातर हरे ही होंगे और धीरे धीरे हरे बीटल्स की आबादी बढ़ जाएगी। इसी को कहते हैं प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन। मतलब प्रकृति ने, नेचर ने खुद ही उस रंग को चुन लिया जो जिंदा रहने के लिए बेहतर था। अब एक दूसरी सिचुएशन देखते हैं। मान लीजिए उसी तरह लाल बीटल्स के बीच एक नीले रंग का बीटल पैदा हो गया। अब कौओं को तो लाल और नीले दोनों ही रंग दिखते हैं, तो नीले रंग का कोई खास फायदा नहीं है। लेकिन एक दिन अचानक एक हाथी आता है और गलती से उन झाड़ियों पर अपना पैर रख देता है। तम! ज्यादातर बीटल्स मर गए, पर सिर्फ किस्मत से कुछ नीले वाले बच गए। तो अब आगे जो नई आबादी बनेगी वो कैसी होगी? नीली। यहाँ पर देखिए, बदलाव किसी फायदे की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ एक एक्सीडेंट की वजह से हुआ। इसी किस्मत के खेल को साइंस में जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। तो हमने देखा कि कैसे पीढ़ियों तक बदलाव इकट्ठे होते रहते हैं। पर सोचिए, जब ये बदलाव इतने ज्यादा हो जाएं कि एक ग्रुप दूसरे से बिल्कुल ही अलग हो जाए, तब क्या होता है? तब जन्म होता है एक बिल्कुल नई जाति का, एक नई स्पीशीज का। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए बीटल्स की एक बहुत बड़ी आबादी है और एक दिन उनके इलाके के बीच से एक बड़ी सी नदी बहने लगती है। अब क्या होगा? नदी के इस पार वाले बीटल्स उस पार वालों से मिल नहीं पाएंगे। अब हजारों लाखों सालों में दोनों तरफ अलग अलग बदलाव आते रहेंगे और वो इतने अलग हो जाएंगे कि अगर कभी मिलेंगे भी तो एक दूसरे के साथ बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे। बस इसी तरह बन जाती हैं दो अलग अलग जातियां। वाह, आज तो हमने बहुत सारी नई और मजेदार बातें जान ली। तो चलिए, जाने से पहले एक बार फटाफट से दोहरा लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। तो आज की कहानी का सार क्या है? पहली बात, हम सब में जो अंतर हैं उन्हें कहते हैं विभिन्नता। दूसरी बात, गुण हमें माता पिता से मिलते हैं, ये बताया मेंडल ने। तीसरी बात, कुछ गुण प्रभावी होते हैं जो दूसरों को छिपा देते हैं और कुछ अप्रभावी होते हैं जो छिप जाते हैं। चौथी बात, प्रकृति उन गुणों को चुनती है जो जीने में मदद करें, इसे कहते हैं प्राकृतिक चयन। और आखिर में, कभी कभी सिर्फ किस्मत या एक्सीडेंट से भी किसी आबादी के गुण बदल सकते हैं, जिसे कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो हमने गुणों के इस लंबे सफर को तो समझ लिया, पर एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। ये कैसे तय होता है कि जन्म लेने वाला शिशु एक लड़का होगा या एक लड़की? ये भी आनुवंशिकता की एक बहुत ही मजेदार पहेली है। इसके बारे में सोचिएगा जरूर। हम फिर मिलेंगे और शायद इसी पर बात करेंगे।